नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट साइकोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, नियमितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, और अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध। तो निर्मितवादी सिद्धांत हैं वो शिक्षण का जो आधार है वो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें, करके सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य साधनों से। तो अधिगम हमेशा संपर्क से प्रारंभ होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है? अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। तो अल्बर्ट बांडुरा ने जो अधिगम का प्रकार दिया वो प्रेक्षणात्मक, प्रेक्षण पर आधारित है जो दिया था। मॉडलिंग पर आधारित इनका जो अनुकरण पर आधारित इनका अधिगम का प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता। तो इनमें से जो सहयोगात्मक अधिगम का तत्व नहीं है वो है तीसरा ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। ये इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर एक प्रयोग किया था? तो प्रयत्न और भूल सिद्धांत ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसको जो थ्योरी है उसको बताने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर, मनुष्यों पर। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल का सिद्धांत बिल्ली पर है जो किया था ये प्रयोग अपना। 2016 में ये पूछा गया था स्कूल लेक्चरर एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम क्या है? निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्मितवादी सिद्धांत में जो अन्वेषण किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद में व्याख्या की जाती है, विस्तार किया जाता है और अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? कूट लेविन जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, फील्ड थ्योरी जिन्होंने दी थी, उनकी एक मुख्य अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है? विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स एंड कर्षण, तल रूप। तो देखो, जीवन दायरा है, वेक्टर्स भी हैं और तल रूप भी हैं। ये जो विभेदीकरण है ये कूट लेविन के द्वारा नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्त ही नहीं है वरन यह कहीं अधिक है, तो यह व्यवहारगत परिवर्तन के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहारगत है जो परिवर्तन में उपयोगी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही सुधारीकरण के सिद्धांत का क्या आशय है? सही सुधारीकरण के सिद्धांत का क्या आशय है? सुधार करना, गलत आदत नहीं पड़ने देना, गलत आदत को सुधारना, आदत स्थापित करना। तो सही सुधारीकरण का सिद्धांत का मतलब ये है कि गलत आदत पड़ने ही नहीं देना। अगला प्रश्न है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। जो गेस्टाल्ट जो पावलोव है उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके दिया था, वो संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन से हैं? प्रभावशाली अधिगम के आयाम, तो प्रभावशाली अधिगम के आयाम में संकेत अधिगम होता है, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम ये भी होता है, श्रृंखला अधिगम भी होता है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। और जो प्रभावशाली अधिगम है ये तीनों प्रकार ये रॉबर्ट गेने के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार दिए थे। एक डेल्टा या शंकु या फिर एक त्रिभुजाकार आकृति में इन्होंने 8 प्रकार बताए थे अधिगम के। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? प्रायोजना विधि, परिचर्चा, विचार समिति, अभिक्रमित अधिगम। तो समूह अधिगम का तरीका नहीं ये पूछा गया है। तो प्रायोजना विधि में समूह होता है, परिचर्चा में भी समूह में होता है, विचार समिति में भी होता है,
लेकिन अभिक्रमित अधिगम इसमें जो समूह नहीं आता है। अगला प्रश्न है, आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह परिभाषा किसकी है? आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों के अर्जन ही अधिगम कहलाता है। किंग्सले का, गेट्स का, क्रो एंड क्रो का, क्रॉनबेक का। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने रोजगार के लिए तैयार करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक व राजनीतिक चेतना। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान और परिपक्वता। तो इस परिपक्वता का जो है वो अधिगम के परिणाम से संबंधित ये नहीं है, बाकी तीनों जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा, वातावरण के द्वारा, मनोदैहिक के अनुसार। तो संकेत अधिगम का जो अंतर्गत जो सीखा जाता है वो पारस्परिक अनुकूलन के द्वारा सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है और शीघ्र सीखता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा से बालक क्या करता है? शीघ्र सीखता है। अगला प्रश्न है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन, आवश्यकता और प्रेरणा, ये तीनों चीज़ आती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है, अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है और जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। तो इस प्रकार के अधिगम को निगमन अधिगम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? तो सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण, इसमें उद्देश्य आता है क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। ये जो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के ये चरण है, उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये गुथरी के सिद्धांत से संबंधित है। गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ऐसा होता है। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खोजपूर्ण सीखना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? विलियम जेम्स, वॉटसन, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वॉटसन ने, जॉन वॉटसन ने व्यवहारवाद का विचार दिया था। आपको कमेंट करना है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करता है, ये तो सही है। इसमें नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, ये भी सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ऐसा इसमें नहीं होता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। निर्मितवादी में बाल केंद्रित शिक्षा पर जो जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम और अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कल्पनाशील अधिगम। तो दोस्तों आज हमने जो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए, अगले वीडियो में हम आने वाले और बाल विकास के प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।